हेलो एवरीबॉडी, IAS वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ERP। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो डूबते का सहारा है हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन, EC, CSIT, इलेक्ट्रिकल, हर एक स्टूडेंट्स के जो गेट का एग्ज़ाम होता है, गेट के एग्ज़ाम में, और इसका वेटेज भी काफ़ी हाई होता है, 15 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, जो गेट के नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन भी होता है। हालांकि ये 15 मार्क्स मेंशन होता है, लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क्स का ये हो सकता है। कभी कभी ये किसी किसी सेट में कम मार्क्स का भी आता है। कम मार्क्स का आने का रीज़न क्या है? जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो आपके कोर सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं पर यूज़ में आ रहा होता है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो ट्रांसफॉर्म थ्योरी है या जो वेक्टर कैलकुलस है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में यूज आ रहा होता है, वेक्टर कैलकुलस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में यूज में आ रहा होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, कोई उसको सिग्नल सिस्टम में काउंट करेगा तो कोई मैथमेटिक्स में काउंट करेगा। तो इस तरीके से मार्क्स जो होंगे, अगर आपके कोर सब्जेक्ट में काउंट हो गए तो यहाँ पर आप बोल दोगे 12 मार्क्स का या 13 मार्क्स का रहा है। फिर भी अगर हम बात करें तो ये 12 से लेकर के और 15 मार्क्स तक वेरी करता है गेट में, ठीक है। और अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम इन चारों ब्रांचेज में होता है, ठीक है। पेपर 1 जो होता है, जो कि जनरल जो पेपर होता है, सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन होता है, उसमें एथिक्स और एनवायरनमेंट इन सब के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कॉमन होता है सभी के लिए। तो पेपर 1 में इसका 8 से लेकर के 12 तक क्वेश्चंस बन करके आते हैं, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये पेपर 2 में भी है। पेपर 2 में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, उन कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ जैसे मशीन और ये सब जो है, उनके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। बाकी अदर ब्रांचेस की हम बात करें, अगर गेट आप में आप अपेयर हो रहे हो और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप भूल ही जाइए फिर कि आप अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, वैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अगर बात करें, टेंडेंसी बात करें, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स है तो न्यूमेरिकल्स ही होंगे। कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन कोई आने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही बन करके आते हैं। कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन हम अगर ये सोचें, जैसा मैथ्स पढ़ने का सभी का नज़रिया ये होता है कि एक बार जो है हम फॉर्मूला देख लें और फॉर्मूला देख के प्रोसेस देख लें, स्टेप्स देख लें, एल्गोरिथम क्या फॉलो करनी है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है उस तरह से अटेम्प्ट करते चलें, वो यहाँ नहीं चल पाता है। क्योंकि आप 100 क्वेश्चंस कर लोगे, 101th क्वेश्चन आएगा अगर आपको, तो वो नया क्वेश्चन लगेगा अगर आपने सिग्निफिकेंसेस नहीं समझी हैं अगर तो। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि आपका मान लो 15 मार्क्स का बनकर के आया मैथ्स का, आप पूरा एफर्ट लगा करके पढ़ के चले गए, लेकिन आपको पीछे के सिग्निफिकेंसेस नहीं पता है, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे घूम फिर करके आ जाएंगे कि आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आपके मार्क्स 10, 11, 12 तक ही रह जाएंगे। अगर 15 मार्क्स का आया तब मैं बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए तो। लेकिन आप सिग्निफिकेंस समझ के जाएं सब चीज़ों के, तो बहुत सिंपल, आप टाइम भी सेव कर लेंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करने का मतलब होगा टाइम सेव करके आपके कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के लिए उस टाइम को इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो अगर आप सिग्निफिकेंस समझ के जाएंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को इजीली कर देंगे। क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाएगा क्या अप्लाई करना है आपको। तो मेरा यहाँ पर जो रहेगा, मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आकर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिस्कस करने का केवल और केवल एक ऑब्जेक्टिव रह गया है कि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसका मीनिंग समझते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे, हर कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि चाहे घूम फिर करके कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर दो। बस आपका बेसिक थोड़ा सा मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस कैसे करने होते हैं, किस किस के क्या होते हैं, वो पता होने चाहिए। फिर भी हम इससे रिलेटेड भी बेसिक लेक्चर्स भी इंक्लूड करेंगे हमारे लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो अब हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सिलेबस जो है, अगर सभी ब्रांचेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस कॉमन सिलेबस है, 80 to 90% सिलेबस कॉमन है। बस कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं है।
तो जिस ब्रांच में नहीं है तो वो टॉपिक जब हो रहा होगा तो मैं बता ही दूंगा कि ये टॉपिक इस ब्रांच में नहीं है। मैं यहाँ पर एक बार सिलेबस ओवरऑल जो है सारी ब्रांचेज में जो मिला करके सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो CSIT के स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलग पार्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलग पार्ट है, तो केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पर कवर होगा, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कवर नहीं होगा। उसके एवज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के काफी कुछ टॉपिक्स हैं जो CSIT में नहीं है। चलिए देखते हैं तो सिलेबस क्या है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें कवर करना है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में वर्ड जो अलजेब्रा है, इस वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में क्या घूमने लगता है? क्या अलजेब्रा वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स घूमने लगता है? ठीक है, तो अलजेब्रा मींस यहाँ पर ये वेरिएबल्स कुछ होंगे एक्स वाई जेड। एक वेरिएबल हो सकता है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस मतलब इन वेरिएबल्स की फॉर्म में कोई इक्वेशंस जो हो। अच्छा, लीनियर, अगर मैं इक्वेशन को भी बोलूं लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन को लीनियर तब हम बोलते हैं ना जब वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल की इक्वेशन है उन वेरिएबल्स की पावर 1 बन रही हो, ना 1 से कम हो ना 1 से ज्यादा हो। जैसे अगर कोई बोले x + 2y = 3, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्स वाई वेरिएबल्स नजर आना है और ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई बोलते हैं y² + 2x = 5, ये लीनियर नहीं है। ये वाली इक्वेशन लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक टर्म ऐसी आ रही है इस पॉलिनोमियल में जिसमें एक टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल्स जो आ रहा है वो डबल बन करके आ रहा है। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा इक्वेशन हो y = 3√x, तो ये भी लीनियर नहीं है। यहां पर तो पावर 1 बन रहा है, यहां पर पावर हाफ बन रहा है, 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट्स जो हैं जहां पर x कुछ भी नहीं है या y कुछ भी नहीं है उनको छोड़ करके, बट जहां वेरिएबल्स आ रहे हैं वो पावर 1 ही बननी चाहिए, 1 से कम नहीं बननी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या है? ऐसे मान लो आपने बचपन में ये इक्वेशन सॉल्व की होंगी, 2x + 3y = 7। जब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता था तो इसका मतलब x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती थी। क्या आप एक इक्वेशन से x और y दो वेरिएबल्स फाइंड कर पाते थे? नहीं। दो वेरिएबल्स फाइंड करने हो तो दो इक्वेशंस कम से कम होनी चाहिए। तो दूसरी भी कोई इक्वेशन हो, मान लो -3x + 2y = 10, ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस के सेट को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस या फिर आप बोल सकते हो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें लीनियर अलजेब्रा में इसी सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के साथ डील करना होगा। अब इन इक्वेशंस के साथ डील करना होगा का मतलब हमें वेरिएबल्स x और y सॉल्व करने होंगे, किसी सिस्टम को क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, आप बचपन में करते होंगे ना ऐसा फाइंड करने के लिए, आप इसको कुछ मल्टीपल करते थे, किसी x को या y को किसी को डिसअपियर करते थे, फिर सब्स्टिट्यूट करते थे दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करके, ऐसे सॉल्व करते थे ना। अच्छा, अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये सिंगल वेरिएबल के बजाय 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं x y z, फिर 3 इक्वेशंस हो रही होंगी। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहूंगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब बोलो क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हम जिस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें अगर x, y और z 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पूछे तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो हो नहीं सकता। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में होता है मल्टीपल चॉइसेस नहीं गिवन होती, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो आंसर रिजल्टेंट बन रहा हो उसको फीड करना होता है। तो यहां पर तो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू है तो 3 को थोड़ी फीड कर सकते हैं, किसी एक को फीड कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा अगर ऐसा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शंस दे रखे होंगे ऐसे कुछ x y z की वैल्यूज इसमें इस ऑप्शन में दे रखी है, दूसरे ऑप्शन में कुछ और दे रखी है। तो आप कैलकुलेट थोड़ी करने बैठोगे, आप तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑप्शन को पुट करके देखोगे सारी इक्वेशंस जो होनी चाहिए वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट में मान लो फर्स्ट सेटिस्फाई होगी, सेकंड इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई, भूल जाओ, फिर सेकंड के ऑप्शंस को पुट करके देखोगे। सेकंड में कोई भी इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई तो थर्ड, ऐसे फिर तो आप ऑप्शंस को पुट करके ही देख लोगे, फिर आप कोई सॉल्व थोड़ी करने बैठोगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी देगा आपको एग्जाम में कोई बना करके कि जिसमें आपको ऑप्शंस को पुट कर से के पता चल रहा हो उसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी कोई जरूरत ही ना पड़ रही हो। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में नहीं आता। बल्कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना होगा बल्कि ये पता करना होगा कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं है। अब आप कहोगे बचपन से हम ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी होती थी, हम सॉल्व करते थे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते थे ना इनको, जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की होगी युगपद समीकरण बोलते थे इनको, ठीक है। तो इनको जब हमें सॉल्व करना होता था तो हमें वेरिएबल्स x y z की वैल्यू सॉल्व करके तो देख आते थे। आज तक कभी तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कि जब सॉल्व भी ना कर पाते हो।
बट फिर भी कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो सॉल्वेबल नहीं होंगी, मींस एक्स वाई और जेड की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती होगी जो सिस्टम को सेटिस्फाई करे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम ये पहचान पाए कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल है या नहीं है। अब वो कैसे करेंगे, अगर यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आपने किया होगा ना इस तरह से, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया मैंने। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही बनेगा 2x + 3y = 7 -3x + 2y = 10। यही तो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्स मैट्रिक्स, और ये वाली मैट्रिक्स जो कि कॉलम मैट्रिक्स है इसको बी मैट्रिक्स हम कह रहे हैं। ax = b की फॉर्म में लिख दें। यहां पर आपको ध्यान आ रहा होगा ये ए मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है, और ये x वेरिएबल मैट्रिक्स या वेरिएबल कॉलम बन करके आता था, वेरिएबल वेक्टर भी बोल देते हैं हम, अभी समझेंगे मैट्रिक्स जब आप आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये मैट्रिक्स है। तो ये सॉल्वेबल है कि नहीं है, ये सॉल्यूशन करना होता था। तो ये सारी की सारा खेल किसके ऊपर आ जाता है अब कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं है, इन मैट्रिसेस ए और बी के ऊपर। भाई अलग अलग सिस्टम के लिए एक्स और वाई तो एक्स और वाई रहेंगे, ये चीजें वेरी कर रही होंगे, ये एलिमेंट्स वेरी कर रहे होंगे, तो ए मैट्रिक्स वेरी करेगी, बी मैट्रिक्स वेरी करेगी। तो हमें लीनियर अलजेब्रा में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए पहले मैट्रिसेस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, मैट्रिसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो लीनियर अलजेब्रा में हम टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया, टॉपिक्स जो हमें कवर करने पड़ेंगे, पहले बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस कवर करना पड़ेगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप से कैसे कैसे मैट्रिसेस को क्लासिफाई करते हैं वो डिस्कस करेंगे। उन मैट्रिसेस में ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऑगमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे हाथ डालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये होने के बाद एक और टॉपिक है इसमें, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और एक और छोटा सा टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये रहेगा फर्स्ट जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, उसका सिलेबस। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 11th-12th की मैथमेटिक्स। 11th-12th में आपने कैलकुलस जो पढ़ी है वो सारा के सारा यहाँ पर रिवाइज करना है, थोड़े से ऊपर के लेवल में बढ़ करके प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। चीज़ तो वही है सारी, बस ऊपर के लेवल पे क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। तो कैलकुलस में 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सारा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट करेंगे हम, डिफरेंशिएबिलिटी। देन उसके बाद कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कंटिन्यूटी। उसके बाद फंक्शन के लिए लिमिट्स डिफाइन है कैसे, कहीं पर कैसे लिमिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, ये कवर करेंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपने 11th-12th क्लास में नहीं किया होता है, दैट इज टेलर्स सीरीज। लेकिन ये टॉपिक कुछ कुछ ब्रांचेज में नहीं है, जब हम इसका कवर कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा कि इन ब्रांचेज में नहीं है। टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर्स एंड मैक्लॉरेन सीरीज, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। बोथ सिंगल वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल सबके लिए कवर करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन, एक तो सिंपल इंटीग्रल्स हम समझेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन की हेल्प से उसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल की क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड करते हैं, 2 कर्व के बीच में घिरा हुआ एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एक कर्व अगर मूव करने लग जाए तो बीच में जो वॉल्यूम घिरेगा उस वॉल्यूम को कैसे फाइंड करते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटीग्रल की एप्लीकेशंस में। एक तो इंटीग्रेशंस और इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशन, ये इसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज वेक्टर कैलकुलस। थर्ड जो इसका पार्ट रहेगा वेक्टर कैलकुलस। ये जो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है ये आप FM पढ़ते होंगे जो सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके काम में आता है, उनके कोर सब्जेक्ट में। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में वेक्टर कैलकुलस काम में आता है। तो यहाँ पर हम वेक्टर्स के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट्स, ये सारे कवर करेंगे। उसके बाद वेक्टर्स के इंटीग्रल डिस्कस करेंगे, वेक्टर के डिफरेंट इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इनके क्या सिग्निफिकेंस है, सर्कुलेशन क्या होता है,
फ्लक्स क्या होता है, ये सब कवर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें ही वेक्टर डिफरेंशियल्स। वेक्टर डिफरेंशियल में हम डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर की हेल्प से ग्रेडियंट ऑपरेशन, ये भी एक टाइप का डिफरेंशियल है, डाइवर्जेंस ऑपरेशन, कर्ल, लैप्लासियन, ये सब कवर करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ही वो चीज़ें हैं जो समझने में हमें और औरों को आपस में डिफरेंशिएट करेंगी। हम इनको समझ के करेंगे, ये नहीं रटने वाली बात नहीं है कि कर्ल कैलकुलेट करना है तो ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं भैया। कर्ल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, तब समझेंगे हम, जिससे क्वेश्चन में अगर घुमा फिरा कर भी आ जाए तो आप क्वेश्चन को कर सको। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो हैं, मतलब 100% क्वेश्चंस ही घूम फिर करके आए। 80% 70% क्वेश्चन तो नॉर्मल ही होंगे। मैथमेटिक्स जैसी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, ट्रेडिशनल तरीका होता है पढ़ने का, उसी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन हम थोड़े दूसरे तरीके से करेंगे तो 100% क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल हमारे हाथ में हों, इस तरह से कवर करेंगे। चलिए, ये कैलकुलस वाला पार्ट होगा। अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम रही हैं बचपन से ही। प्रोबेबिलिटी 11th-12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स में, किसी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, किसी ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। आप अपना 12th के बाद कंपटीशन एग्जाम जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे उसमें भी आपने ट्राई किया होगा कवर करने का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वहाँ पर भी प्रॉब्लम रही होगी। उसके बाद बीटेक में भी आपने मैथमेटिक्स में M1 M2 या M3 में, M1 में तो नहीं होगा, M2 या M3 में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगह पर अलग अलग सेमेस्टर में रहा होगा। ठीक है, तो ये भी आपने कवर करने का ट्राई किया होगा। वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वहाँ पर भी प्रॉब्लम रही होगी। अब जो ये पुराने पाप हैं इनको यहाँ ख़त्म करना है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपको अलग कर देगा बिल्कुल बाकी सबसे, अगर आप इसको सही से कवर कर लेते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हमारा लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, अगर आप सही से ढंग से बैठ करके समझते हैं फ्लो के साथ। ठीक है, हम जो कवर करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जो अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे थे वो करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सियम्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब यहाँ पर कवर करेंगे हम। इवेंट्स कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक्स और एक्सियम्स वाला पार्ट रह जाएगा। एक बेस थ्योरम और है बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ये पार्ट तो है प्रोबेबिलिटी के। उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स और है जो 12th क्लास में आपने जो पढ़ा होगा वो पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, मतलब बेसिक वो पार्ट तो रहेगा जिसमें हम इस कोई जो डेटा जो होता है, कोई भी जो डेटा सेट होता है उसके मीन, मीडियन, मोड को समझेंगे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो डेटा सेट किस तरीके से डिफाइन हो सकता है, उसकी स्क्यूनेस आपको याद आ रही होगी, आपने पढ़ी होगी 11th-12th क्लास में भी, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, वो भी कवर करेंगे। हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब इस लेवल पर आकर के ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी हम करेंगे, क्या पता हम जिस सेट का क्वेश्चन, जिस सेट का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कवर करेंगे। ऐसा मैंने करा कि आया नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन बन करके आए हैं कभी कभार, इसलिए कवर करेंगे। जो अब यहाँ पर हमारे लेवल का जो पार्ट होगा वो होगा रैंडम वेरिएबल्स। और रैंडम वेरिएबल्स नहीं समझ में आने वाला जब तक बेसिक प्रोबेबिलिटी ना हो, तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं जब तक बेसिक प्रोबेबिलिटी आपकी ना कवर हो। जब आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला तो क्यों मैं डिस्कस करूँ रैंडम वेरिएबल्स। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा, फिर भी इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ जाने से पहले हमारा प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से कवर हो चुका होगा। क्वेश्चंस करने में कोई हम नहीं छोड़ने वाले कि थोड़ी सी भी कंजूसी कर दें। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। रैंडम वेरिएबल्स के बाद हम डिफरेंट टाइप के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो डिफाइन करने से पहले इनका मीनिंग क्या होता है पीडीएफ सीडीएफ का वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करेंगे, जैसे आपको याद आ रहे होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, गॉसियन डेंसिटी फंक्शन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, याद आ रहे होंगे ना। तो उन सब का मीनिंग समझेंगे। ये है जो चीज़ जहां पर हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, बाकी सबसे डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मीन, वेरिएंस, अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेंसिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में कैसे कैलकुलेट करना है वो सब कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे देखते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, थोड़ा सा ईजी टॉपिक है, सब लोग इसको करके आएंगे। जो एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहा होगा प्रिपरेशन करके वो इसको करेगा ही करेगा। तो ये कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। जब मैं कह रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता तो इसके चक्कर में हमें पीछे भी नहीं छूटना है, बाकी लोगों से पीछे भी नहीं रहना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने
12th क्लास में भी पढ़ा होगा, उसके बाद M1 में भी पढ़ा होगा बीटेक में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम बीटेक में भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, 12th क्लास में भी बहुत अच्छे से किया हमने, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया है तो यहाँ पर वो अच्छे से कवर हो जाने वाला है। 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, वो 4-5 तरीके हैं, सबको हम समझेंगे। वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजेनियस है कि नहीं है, लीनियर लिबनिट्ज फॉर्म में है कि नहीं है, या रिड्यूसिबल टू लीनियर है या एग्जैक्ट है, वो सारे पहचानना सीखेंगे। पहचानने के बाद सॉल्व करना सीखेंगे और बहुत ईजिली कवर कर लेंगे हम इसको। उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल CF और PI कैसे कैसे फाइंड करना है, किस किस तरह के फंक्शंस आने पर कैसे कंडीशन में फाइंड करना है, वो हम देखेंगे। और इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, उससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने के बाद। उसके बाद इसी को डिस्कस करते टाइम पे हम समझेंगे कि जो सॉल्व कर पाएंगे हम इन मेथड से वो होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कोई ऐसी इक्वेशन ना हो जो लीनियर हो, मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाए या विदाउट कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ जाए, तो उस केस में अगर वो रिड्यूसिबल हैं तो वो पहचानना हम सीखेंगे और रिड्यूस करके फिर इन्हीं मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो टॉपिक है जिसका क्वेश्चंस जनरली आता ही आता है और सिंपल क्वेश्चन होता है, आराम से आप कवर कर सकते हैं इसको। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसको छोड़ करके आएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अगर सभी से कॉम्पीट करके आगे निकलना है तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना होगा हमें, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। हालांकि ये टॉपिक कुछ कुछ ब्रांचेज में नहीं है गेट का सिलेबस में। जैसे मैं अभी बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं है, बट सिविल वालों को इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम भी अटेम्प्ट करना होता है और उसका जो पेपर 1 है जो कॉमन है उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के क्वेश्चंस हर बार आता है जनरली एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ESE का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये कवर आपको करना पड़ेगा। केवल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप छोड़ सकते हैं। सिविल वाले स्टूडेंट्स को मैं बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में हमें क्या समझना है, कोई फंक्शन हम बोलते हैं ना y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे में बोला w इक्वल टू फंक्शन ऑफ z। अगर z x प्लस आयटा y मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो हमें बेसिक्स डिस्कस करना है। बेसिक्स में हमें क्या कवर करना है, हमें ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अब कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा हो ना अगर, तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में समझना है, ये कैसे कैसे डिफाइन हो सकता है। उसके बाद कोई फंक्शन जो है, वो फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में CR इक्वेशन सेटिस्फाई अगर यूँ तो वो एनालिटिक है या नॉन एनालिटिक है। अब ये कॉची रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं समझेंगे हम, एनालिटिसिटी चेक करने के लिए होते हैं। फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या होता है ये भी कवर करेंगे हम। ये तो बेसिक एक पार्ट, तो ये बेसिक वाला रहेगा हमारा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, जिससे जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन बन करके आते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे होगा, बशर्ते कि वो क्लोज कॉन्टोर इंटीग्रल, क्लोज लूप इंटीग्रल ना हो। अगर नॉर्मल इस तरह का इंटीग्रल है तब तो हम जैसे इंटीग्रेशंस करना आता है इंटीग्रल कैलकुलस में हम रिवाइज कर ही लेंगे इस चीज़ को। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो कैलकुलस वाला टॉपिक है ये आपका 11-12 क्लास में जो आपने कैलकुलस पढ़ी है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो अपने एंड पे थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस में और लेकर के आ जाएं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर कवर करेंगे, टेंशन लेने का फिर भी जरूरत नहीं। तो तब तो कोई दिक्कत नहीं हमें इंटीग्रल करने की। लेकिन अगर फंक्शन का क्लोज लूप इंटीग्रल कर रहे हो तो उस केस में तो दिक्कत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बस हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लिया अगर हमने, तो गेम खत्म है भाई। और बहुत ही सिंपल होता है ये, इस फॉर्मूला को समझनी अगर एक बार तो बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से क्वेश्चन इसी का आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आके आपका काफ़ी सारा टाइम बचा देगा, आपके मार्क्स श्योर कर देगा। 1 मार्क्स में आ रहा है तो 1 मार्क्स श्योर कर देगा, 2 मार्क्स में आ रहा है तो 2 मार्क्स श्योर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करना होगा हमें दैट इज, चलिए देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल मेथड्स। आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, आप सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, आप इंटीग्रेशंस करना भी सीखेंगे कि आपको आता ही है ये। हम तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे बस थोड़े से अपर लेवल में जा करके, ठीक है। हम इंटीग्रेशन उस डिफरेंशियल करेंगे, हम उसके अलावा कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो उसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन जो सीखेंगे का मतलब जो हमें अभी तक बचपन से जो नॉलेज थी, जो तरीके थे, जो मेथड्स थे, वो सारे थे एनालिटिकल मेथड्स,
जैसे आपको अगर मैं एक इक्वेशन दे दूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आप इसको कहोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होगा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ये जो फॉर्मूला है, जहां पर ये फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, या जिंदगी में अभी तक जो किया हमने मैथमेटिक्स में, वो सारे हैं एनालिटिक मेथड्स। लेकिन हम न्यूमेरिकल मेथड्स में इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कुछ डिफरेंट एल्गोरिथम्स सीखेंगे। जैसे आपको याद आ रहा होगा, अगर मैं कुछ नेम्स लूँ तो जैकोबीज मेथड, गाउस सेडल मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुला-फाल्सी मेथड, रंगे-कुट्टा मेथड, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये कुछ नेम्स मैं बोल रहा हूँ, अभी तो कुछ और रह गए हैं जो मुझे बोलने चाहिए। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि इनमें से कुछ तो याद आया होगा आपको। ये जो सारे मेथड्स हैं, इनकी कुछ एल्गोरिथम होती है कि भाई ये पर्टिकुलर मेथड इस चीज के काम में आता है। ये पर्टिकुलर मेथड, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मेथड एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काम में आएगा, तो कोई पर्टिकुलर मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के काम में आएगा, तो कोई और मेथड जो होगा वो इंटीग्रेशंस करने के काम में आएगा। अब मैं अभी से आपके माइंड पर बोझ नहीं डालने वाला कि ये वाला मेथड इस काम में आता है, रटाने का ट्राई करूँगा आपको। हमारे लिए रटने के लिए बहुत कुछ है, मैथमेटिक्स में तो कम से कम कुछ नहीं रटना है हमें, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स की एल्गोरिथम्स हम समझेंगे, और फिर उन एल्गोरिथम से जो मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज में आ रहा है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है कि एग्जाम में आए, इससे 100% चांस नहीं होता कि क्वेश्चन एग्जाम में बनकर के आए। न्यूमेरिकल मेथड से अगर हम बात करें तो 70% तक चांस होता है कि इससे क्वेश्चन बन के आए, लेकिन 70% है तो हो सकता है आप जिस सेट को अटेम्प्ट करें उसमें क्वेश्चन आ जाए। तो छोड़ना तो है ही नहीं हमें, छोड़ दिया तो मेहनत खराब हो जाएगी हमारी पूरी, ठीक है। तो ये ईजी भी है टॉपिक, छोटा तो नहीं है खैर, पर ईजी है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, बच्चा भी समझ सकता है इसको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में हम सारे चीज़ें, सिस्टम ऑफ लीनियर टाइम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से मेथड से, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से मेथड से किस तरह सॉल्व करना है, साथ साथ उनकी प्रैक्टिस, ये सारा सब कुछ कवर करेंगे इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्म थ्योरी, जिसमें थोड़ा सा हम फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोरियर सीरीज ही ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है, फोरियर सीरीज ही बेस बनाता है ट्रांसफॉर्मेशन का। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स के यूज में आते हैं, वो कवर करेंगे हम सारा सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है ही। मैं अगर ईसी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का एक यूनिट पार्ट है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्कस करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन यहाँ से मत रखना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वो सारा सब कुछ हम कवर करें, मतलब डिस्कस तो हम सारा सब कुछ करेंगे, लेकिन उस लेवल पर जाकर के यहाँ पर कवर नहीं होगा। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ट्रांसफॉर्म थ्योरी से रिलेटेड, तो वो सिग्नल सिस्टम के लेवल पर पढ़ करके जाएंगे, उनको तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और वो इसको सिग्नल सिस्टम में ही मान लेंगे, क्वेश्चन इज इन द सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, बल्कि ईजी और माना जाएगा अगर मैथमेटिक्स का। इसलिए मैं बोला था 15 मार्क्स एक्चुअल में नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर क्यों होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को आप और सब्जेक्ट्स में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सिविल, मैकेनिकल या अदर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आएगी। सीएसई में ये नहीं है, मैं बता दूं। अच्छा, हम वो डिस्कस करेंगे जब मैं बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक, जब हम डिस्कस करेंगे कि ये किस ब्रांच के सिलेबस में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म थ्योरी जो होगा, लेकिन हम यहाँ पर इस लेवल पर कवर कर लेंगे कि कोई सी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अगर आएगा, अब मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल तो छोड़ ही दो, उनके तो सिग्नल के हिसाब से वो कर ही रहेंगे। तो ये क्वेश्चन किसी भी ब्रांच में आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और सही अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपली आप लगेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा सिलेबस जो हमें कवर करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आइडिया में दे चुका हूँ कि यहाँ पर हम चीज़ों को सिग्निफिकेंस समझने वाले हैं, विजुलाइज करने वाले हैं चीज़ों को, उसके बाद फॉर्मूले जो हैं उनके पीछे की बातें करने वाले हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड आगे बढ़ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, तब हम अपने ढाल तलवार के साथ तैयार हो जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, एक रफली आइडिया मैं अपनी तरफ से अगर दूं तो मैंने आपको बताया काफ़ी सारी ब्रांचेस के सिलेबस में है,
तो काफ़ी सारे ब्रांचेस के सिलेबस में, तो क्वेश्चन करने के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अदर ब्रांचेस के अगर आप इकट्ठे कर लो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही जो कि स्टैंडर्ड है। आप एक एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो पुराने पिछले साल के क्वेश्चंस तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही माने जाएंगे ना, वो मिल जाएंगे। उसके अलावा आप बुक्स से क्वेश्चंस कर सकते हो, BS अग्रवाल बुक है, ठीक है, इस तरह से बुक्स से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक्स हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस की आती हैं, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन करने बैठो। तो जिस दिन से आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप लास्ट के एग्जाम देने जाओ तब तक डेली के भी क्वेश्चन उठा के करते रहो, तो काफ़ी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसका मतलब आप मैथमेटिक्स में शुरू से लेकर आखिरी तक लगे रहें। आप एक बार एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगने लग जाएगा मैथमेटिक्स। तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ही करवा दूंगा आपको, फिर आप अपनी तरफ से जितना चाहे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो सीरीज में करीब 400 से 500 के बीच में इतने क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जिसमें से जो ये मेजर टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, इसमें एक ही टॉपिक में 100+ क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी थोड़े छोटे हैं। मैं मान के चलूँ कि 500 को क्रॉस करेगा हमारा जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ये 500+ क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं एक आइडिया दूँ तो 400 से 500 के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, या 450 to 500 आप कह सकते हो, 450 to 500 रहेंगे, 500+ भी जा सकते हैं, ठीक है। जो इंजीनियर मैथमेटिक्स के ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स मैंने कवर किए, ये टॉपिक एक दूसरे से कोई इंटर रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक आपको लीनियर अलजेब्रा ना पढ़ लो तब तक आप कैलकुलस के कुछ चीज़ें नहीं समझ पाओ। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लीनियर अलजेब्रा समझने पर डिपेंड करती हो, या कैलकुलस पर एक भी चीज़ नहीं है जो प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है, या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। हाँ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक मैथमेटिक्स तो आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस तो क्या होते हैं वो पता होना चाहिए आपको, बस उतना ही ज़रूरी है। बाकी एक चीज़ दूसरे से कोई भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये टॉपिक पहले करें या ये टॉपिक पहले करें। इसलिए मैं भी आपको ये तो मैंने बस बता दिया कि ये टॉपिक्स हैं, मैं भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ पहले लीनियर अलजेब्रा ही डिस्कस करूँ। मेरा मन करेगा तो मैं न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस कर लूँगा, मेरा मन करेगा तो मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिस्कस कर लूँगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी प्रिपरेशन पे। आपके सारे टॉपिक्स होंगे कवर एक दिन, और एक दिन अच्छे से ही कवर होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी एक टॉपिक के इनिशियल स्टार्टिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हमारी लेक्चर